Good morning, student. Today we will discuss on nomenclature of alkanes and cycloalkanes. इससे पहले भी इसके ऊपर कई सारे वीडियो हम लोगों ने देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स के कुछ पार्ट को डिस्कस किया था। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब एक स्ट्रेट चेन है उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन आ गया है तो उस सब्स्टिट्यूशन को हम कैसे नंबरिंग करेंगे, यानी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन विद द सब्स्टिट्यूशन हम कैसे सर्च करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इससे फर्दर आगे जाएंगे और देखेंगे कि जब एक ही सब्स्टिट्यूशन नहीं कई सारे सब्स्टिट्यूशन आएंगे तो हम किस तरह से लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सर्च करेंगे, ढूंढेंगे। साथ ही साथ किस तरह से हम एक से ज़्यादा जब सब्स्टिट्यूशन मौजूद होंगे तो उनको हम नंबरिंग करेंगे और कैसे उन्हें हम नॉमेनक्लेचर में कैसे हम उनको कंसीडर करेंगे, कैसे उनको हम लिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। जो रूल्स हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो में देखे थे उन्हीं रूल्स को हम लोग आगे कैरी कर रहे हैं। तो आगे है कि पैरेंट चेन विद टू सब्स्टिट्यूएंट्स। पैरेंट चेन की बात हम लोग कर चुके थे इससे पहले वाले वीडियो में, जिसमें रूट वर्ड, पैरेंट चेन मीन्स रूट वर्ड। अगर आप लोगों ने रिवाइज किया हो तो आप देखेंगे वहाँ पे प्रेफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स, इसी फॉर्मूले पे हम लोग नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने ये इसके ऊपर काफ़ी डिस्कस किया हुआ है, चेन को कैसे ढूंढना है, कैसे उसमें सब्स्टिट्यूट जो उसमें मौजूद है उसको नंबरिंग करना है। तो पैरेंट चेन विद टू सब्स्टिट्यूट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पैरेंट चेन विद टू सब्स्टिट्यूट कैसे नंबरिंग करना है उस पर हम लोगों को डिस्कस करना है। तो नाउ लेट्स ऐड अनदर मैथिल ग्रुप नेक्स्ट टू द फर्स्ट वन। इससे पहले जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था हम लोग उसी एग्जाम्पल को लेते हुए आगे चलेंगे ताकि हम लोगों को चीज़ें समझने में आसानी रहे। तो हम लोगों ने इसी तरीके के स्ट्रक्चर पे पहले के वीडियो में डिस्कस किए हैं। ये 5 कार्बन की चेन है। अगर इसमें जो ग्रीन कलर के सब्स्टिट्यूशन है उनको हटा दिया जाए तो 5 कार्बन की चेन होने की वजह से इसका जो IPAC नेम होगा, नॉर्मली हम इसको 5 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं? पेंटेन। जी, पेंटेन। तो पेंटेन कह देंगे। बट इसमें अब सब्स्टिट्यूशन आ गया। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक सब्स्टिट्यूशन देखा था, एक सब्स्टिट्यूशन जो एकदम मिडिल पोर्शन में था, दो लेफ्ट से और दो राइट से कार्बन को छोड़ के बीच में था। तो उस पर जब हम लोगों ने नंबरिंग की थी तो हम लोगों ने लोवेस्ट पॉसिबल नंबरिंग देने की कोशिश की थी। अब अगर दो सब्स्टिट्यूशन आ जाए तब क्या होगा? अब आप देख सकते हैं इसमें अगर हम दोनों तरफ से नंबरिंग करें, यानी अगर हम राइट एंड से करते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी उस फार्मूले पर करते हैं जिस फार्मूले पर हम लोगों ने इससे पहले नंबरिंग की थी इसको, जब इसमें केवल एक सब्स्टिट्यूशन था। तो उसमें देखेंगे तो पहले सब्स्टिट्यूशन को तीसरी नंबरिंग और दूसरे सब्स्टिट्यूशन को चौथी पोजीशन, यानी 1 2 3 4 5, यानी तीसरी और चौथी पोजीशन मिल रही है मेथिल ग्रुप जो एज ए सब्स्टिट्यूट यहाँ पे जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर इसको हम लेफ्ट हैंड से काउंट करें तो 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर देखा जाए तो दोनों सब्स्टिट्यूशन को 2 और 3 पोजीशन मिल रही है। यानी हमारे सामने कंडीशन है कि जो सब्स्टिट्यूशन है इनको दो पोजीशन दी जा सकती है, एक राइट से और एक लेफ्ट से। अब इसमें से बेस्ट कौन सी होती है? तो हमको फिर से अपने उन रूल्स को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, जिसमें ये बताया गया था कि जो भी सब्स्टिट्यूशन है उनको हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के ऊपर मिनिमम या लोवेस्ट नंबर देते हैं। यानी अगर हम राइट से इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी तीसरी और चौथी पोजीशन मिल रही है। बट अगर हम इसको लेफ्ट से काउंट करें तो 1 2 3 4 5, यानी 2 और 3 पोजीशन मिल रही है। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो 2 और 3 जो है वो 3 और 4 से कम है, यानी जो इसकी नंबरिंग होगी वो लेफ्ट से होगी। देखिए, अगेन यू हैव टू ऑप्शन फॉर नंबरिंग द पेरेंट चेन। वन गिव्स द 3 4 एंड द अदर 1 2 3 लोकेंट फॉर द टू मेथिल ग्रुप्स एंड 2 3 क्लियरली बीट्स 3 4। मैंने आपको जो बताया ये वही है कि 3 4 की तुलना में 2 3 जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो इस तरह नंबरिंग के आधार पर अगर देखें आप तो द पेरेंट चेन विथ टू सब्स्टिट्यूट, अगर आपने इसको लेफ्ट साइड से नंबरिंग की तो 1 2 3 4 5, यानी इसको पॉसिबल जो
नंबरिंग है या लोएस्ट नंबरिंग है वो 2 3 मिलेगी जितने भी सब्स्टिट्यूंट्स हैं। लेकिन अगर हमने इसको राइट साइड से नंबरिंग की 1 2 3 4 5, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको तीसरी और चौथी पोजीशन मिल रही है, जो कि रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इस तरफ से नंबरिंग करने से इसको ज़्यादा नंबर्स मिल रहे हैं, यानी काउंटिंग में तीसरी और चौथी नंबरिंग दी जा रही है। बट जो दूसरा आपके सामने है, जो लेफ्ट से नंबरिंग की जा रही है, उसमें आप देखते हैं 2 और 3। तो इस आधार पे इसको 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन एंड 3 4 डाई मिथाइल पेंटेन 2 नाम दिए जा सकते हैं। बट चूंकि वो रॉन्ग है, इसलिए जो सही है वो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन है। करेक्ट, बिकॉज द सब्स्टिट्यूएंट मस्ट गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। सो हम जो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन है उसको हम कंसीडर करेंगे। Notice that numbers are separated by commas, and because there are two methyl groups, we need to use the prefix di before the name of the alkyl groups. अब चूंकि यहाँ पर 2 पोजीशन थी 2 और 3, तो हमको जब नंबरिंग इस तरह हमें लिखनी पड़ती है तो हमें 2 और 3 के बीच में कॉमा लगाना पड़ता है। अगर 4 होता तो हमको उसके बीच में भी कॉमा लगाना पड़ता, या 2 2 भी अगर होता तो भी हमें इन दो नंबरों के बीच में कॉमा लगाना पड़ता, और डैश लगा के फिर हम उसको जो उसका एक्चुअल में जो नेम है मेथिल, तो मेथिल लिखते हैं, क्योंकि मेथेन था उसमें से एक एच निकल के तब वो मेथिल बना है। अब चूंकि दोनों ही मेथिल है इसलिए डाई जुड़ा हुआ है, तो डाई मिथाइल। डाई हमेशा 2 के लिए यूज़ होगा, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए। इस पर हम लोगों ने पहले के वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब इसी में एक चीज़ और ध्यान दी जाती है कि द अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी ऑफ प्रेफिक्सेस। द अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी ऑफ प्रेफिक्सेस की कंडीशन तब आएगी जब एक ही जो चेन है उसके ऊपर 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूशन है। मान लीजिए एक पे मेथिल है, एक पे एथिल है, यानी यहाँ पर आपने देखा था ना दोनों जगह मेथिल मेथिल जुड़ा हुआ था। तो मान लीजिए किसी एक पोजीशन पे मेथिल है, किसी एक पोजीशन पे एथिल है, तो जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग तो वही रहेगी, बट जब हम उसका लिखने चलेंगे यानी नेम लिखेंगे, उस केस में अब एम आता है बाद में और ई आता है पहले, तो यानी मेथिल और इथिल, यानी ई पहले लिखा जाएगा और एम बाद में लिखा जाएगा। इसमें इतना ध्यान रखने वाली चीज़ है कि डाई, ट्राई, टेट्रा, सेक, टर्शरी, इन सब को हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं। कहने का मतलब अगर सेकेंडरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन है, तो ऐसा नहीं है कि हम टर्सरी के हिसाब से टी को हम लेंगे, नहीं। सेकेंडरी है तो सेक हम लेंगे, नहीं। डाई, ट्राई या टेट्रा है तो इनको हम जब नेमिंग कर रहे होंगे प्रायोरिटी के बेस पे तो हम इनको करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम केवल जो ग्रुप मेन होगा, जो जो उसमें एल्किल ग्रुप जुड़ा है, मेथिल, एथिल, इसको हम देखेंगे। केवल आइसो, ध्यान रखिए, केवल आइसो को हम कंसीडर करते हैं प्रायोरिटी में, केवल आइसो को। इसको समझिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने नंबरिंग तो कर ली, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन भी ढूंढ लिया, बट उसको लिखते समय अगर आपने गलती कर दी तो फिर सारी चीज़ें जो है वो गड़बड़ हो जाएंगी, सब रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा यही कहने का मतलब है कि जब भी आप नंबरिंग करने के बाद जब भी आप ग्रुप्स को लिखेंगे, तो अगर उसमें डाई, ट्राई, टेट्रा, सेक या टर्सरी जुड़ रहा है तो कोई बात नहीं, आप उनके नाम जो बेसिकली जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, तो एम, ई, पी, इसके आधार पर उनको प्रायोरिटी दीजिए। यानी अल्फ़ाबेटिकली क्रम में अगर ई पहले आता है तो पहले एथिल को लिखा जाएगा, एम बाद में आता है तो एम को बाद में लिखा जाएगा, पी बाद में आता है उसको बाद में लिखा जाएगा। तो ये होना चाहिए। लेकिन जब भी आइसो आ जाएगा तो हमेशा हम उसको आइसो वाले को अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी में रखेंगे। अगर हम इसको एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहें तो आप देखिए, ओनली आइसो इज कंसीडर फॉर अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी ऑफ प्रेफिक्सेस। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर आपके सामने लेफ्ट साइड वाला पहले देखिएगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो दोनों में ही है, लेकिन हम लेफ्ट साइड वाला जो 6 टर्सरी ब्यूटिल 3 इथाइल नॉनेन दिया गया है, 9 कार्बन की स्ट्रेट चेन या लॉन्ग चेन है ना, तो इसको हम नॉनेन बोलते हैं। तो नॉनेन के आधार पर इसको नंबरिंग किया जाएगा। तो अब देखिए, इसमें 6 पोजीशन पे टर्शरी ब्यूटिल है और 3rd पोजीशन पे एथाइल नॉनेन है। अब यहाँ पे टर्शरी था तो टर्शरी ब्यूटिल की वजह से इसको तो एथाइल नॉनेन की जगह होना चाहिए और एथाइल नॉनेन को टर्शरी ब्यूटिल की जगह होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही नियम में देखा हुआ है कि ये जो टर्शरी, सेकेंडरी, डाई, ट्राई, टेट्रा,
इन सब को हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, इनको हम नहीं गिनेंगे। यहाँ पर हम केवल ब्यूटिल और एथाइल को ही गिनेंगे। तो ब्यूटिल के हिसाब से अगर देखिए तो बी पहले आता है, ई बाद में आता है। तो इस केस में हम टर्सरी को इग्नोर करेंगे एंड वी कंपेयर ब्यूटिल वर्सेस इथिल। लेकिन यही जब हम दूसरे स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर यानी राइट साइड में जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं सेम है, बस जो आपका टर्शरी ब्यूटाइल था अब वो आइसो में कन्वर्ट हो गया है, यानी आइसो पोजीशन है उसकी, या आप कह सकते हैं आइसो वो प्रोपाइल है। तो उसको अगर हम देखें, उसको हम किस तरह लिखेंगे, तो नंबरिंग का तरीका सेम ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन लिखते समय आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 एथाइल पहले है, 6 आइसोप्रोपाइल नॉनेन बाद में है। अब क्यों है ऐसा? क्योंकि एथाइल जो है ई से स्टार्ट है और ये अल्फ़ाबेटिकली क्रम में पहले आता है, और आइसो प्रोपाइल जो है वो आई से जुड़ा है, वो बाद में आता है। तो इसलिए इसको 3 एथाइल 6 आइसोप्रोपाइल नॉनेन बोलेंगे। तो हमेशा आइसो इज कंसीडर्ड एंड वी कंपेयर आइसो वर्सेस एथाइल। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो हम क्रम लिखते हैं, सेम उसी के साथ हम उसकी पोजीशन भी लिखते हैं। पोजीशन को ऐसा नहीं करिए कि 3 बाद में आता है या नंबरिंग में 3 पहले आता है तो आप 3 पहले लिख दीजिए, 6 बाद में लिखिए। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको कंपेयर हमेशा वो जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, एल्किल ग्रुप जुड़ा है, उसके आधार पर कंपेयर करना है और फिर उसके आधार पर ही उसकी पोजीशन को वहाँ पर बताना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसमें गलती करते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है कंपाउंड की नेमिंग करने। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हम समझ लें। आपके सामने देखिए एक एग्जांपल, सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड में है उसको देखिए, CH3 है, CH है, CH है, फिर C है, फिर CH है, फिर CH2, CH2, CH3 है। इसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखिए ढूंढी गई है। अगर हम स्ट्रेट ढूंढते तो 1 2 3 4 5 6 7 ही आता, लेकिन जब इसको थोड़ा सा टर्न करके आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इसमें ढूंढ ली गई है। अब आप इसमें देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन भी बहुत सारे हो गए, क्योंकि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के छोड़ दें तो बाकी जितना कुछ उससे ऐड होता है वो सब सब्स्टिट्यूशन में काउंट होगा। तो चाहे CH3 है, चाहे CH2 है, चाहे क्लोराइड जुड़ा है, चाहे ब्रोमाइड जुड़ा है, ये सब सब्स्टिट्यूशन है। अब इसमें जितने भी रूल्स हम लोगों ने लगाए हैं वो सारे रूल्स अगर आप यहाँ पे फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी नंबरिंग हो रही है। कैसे? सबसे पहला रूल कहता है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ढूंढिए और उसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हो, तो वो हमने ढूंढ लिया। 1 से 8 है आपके सामने, आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद जब हम इसकी नेमिंग करने चलेंगे यानी इसको लिखने चलेंगे तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो आप देख सकते हैं ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है, इसलिए उसकी 3 पोजीशन है, 3 ब्रोमो। क्लोरो सी से स्टार्ट होता है तो 2 क्लोरो, फिर 5 एथाइल, 5वीं पोजीशन पे देख सकते हैं आप, एथाइल ग्रुप जुड़ा है CH2 CH3 तो 5 इथाइल, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चल रहे हैं। 4 पे देखिए मिथाइल है, ई के बाद ही एम आता है, इसलिए यहाँ पर मिथाइल है। यहाँ पे डाई लगा हुआ है क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं ना, तो उसको हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं इस। लेकिन ध्यान रखिए 4 पे 2 बार है, इसलिए हमने 4,4 डैश डाई मिथाइल, और 8 है तो ऑक्टेन, क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इसमें मौजूद नहीं है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन है, तो ये 4,4 डाई मिथाइल ऑक्टेन। इसी तरह एक दूसरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इस दूसरे स्ट्रक्चर को जो राइट साइड में बना हुआ है, इसमें देखिए किस तरह से चेन को ढूंढा गया है। 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप इसको स्ट्रेट गिनते तो 1 2 3 4 5 6 ही कार्बन की चेन मिल रही थी। लेकिन जब इसको इस तरह से थोड़ा सा टर्न करते हुए, ये आपको टर्न लग रहा होगा बट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ढूंढने का यही तरीका है। तो आपको भी इसी तरीके से लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को ढूंढना है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब बाकी जितना सब कुछ है वो सारा आपका हो गया इसमें सब्स्टिट्यूशन। तो आप देख सकते हैं चौथी पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़ा है। तीसरी पोजीशन पे फ्लोराइड ग्रुप है। दूसरी पोजीशन पे मेथिल ग्रुप है। अब जब हम इनकी नंबरिंग करने चलेंगे तो आप देख सकते हैं
अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो आइसोप्रोपाइल आई है, ठीक है, और फ्लोरो है, एफ है, और मिथाइल है, एम है। अब इनको अगर हम देखें तो ABCDEFGH के क्रम में एफ पहले आता है, तो 3 फ्लोरो, फिर 4 आइसोप्रोपाइल एंड फिर 2 मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल सैचुरेटेड कार्बन चेन है प्लस 7 कार्बन की चेन है, तो 7 कार्बन की चेन को हम लोग हेप्टेन बोलते हैं। तो 3 फ्लूरो 4 आइसोप्रोपाइल डैश 2 मिथाइल हेप्टेन। देखिए इसमें जो कॉमाज होते हैं, जो हाइफन लगता है, उन सब का हम लोगों ने सबसे इनिशियल लेवल में जो वीडियो था सबसे शुरुआती, उसमें हम लोगों ने इसको देखा हुआ है, इसकी ज़रूरत कब कहाँ कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल चेन या नॉर्मल आप एल्केन कह सकते हैं जिसमें कोई रिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन है। अब एक यहीं पर हम एग्जांपल समझ लेंगे साइक्लिक कंपाउंड का। साइक्लिक कंपाउंड का अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक साइक्लिक रिंग बनी हुई है, इसमें CH3 CS CH2 CH3 और NO2 अपनी अपनी कंडीशन या पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। अब हम लोगों ने इस पर बात किया था कि जब भी रिंग में जो सब्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो कार्बन मौजूद है वो रिंग से ज़्यादा होगा तो रिंग जो होगी वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, और अगर रिंग और कार्बन जो चेन जुड़ी हुई है, जो सब्स्टिट्यूशन जुड़ा हुआ है, दोनों बराबर हैं तो हमेशा रिंग जो होगी वही पेरेंट चेन होगी, वही रूट वर्ड बनेगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो सब्स्टिट्यूशन देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है और इसमें आप देख सकते हैं 6 कार्बन है। तो 4 और 6 के रेशियो में अगर हम देखें तो 4 जो है वो सब्स्टिट्यूशन होगा और ये जो 6 कार्बन की जो साइक्लिक रिंग है वो पेरेंट चेन होगी। अब नंबरिंग हमने आपको बताया कि हमको नंबरिंग किस तरह से करनी है। आप देख सकते हैं इसमें कि CH3 CH2 CH CH3 ये 1 2 3 4 5 6 करते हुए सबसे पहले प्रायोरिटी नंबर 1 उसको दिया गया है, 2 3 इसको दिया गया है NO2 को। इस तरह से जब हम इसका नेम करने जाएंगे तो 1 सेकेंडरी ब्यूटाइल, देखिए वो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 सेकेंडरी ब्यूटाइल 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, 3 पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, साइक्लिक है, साइक्लो, और 6 कार्बन की ये साइक्लिक रिंग है तो हेक्सेन। साइक्लो क्यों जुड़ा है? क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके आधार पर हम लोग एल्केन्स एंड साइक्लिक कंपाउंड्स जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं उनको हम नेमिंग करके हम उनका IPAC जनरेट कर सकते हैं। तो इनके रूल्स को आप फिर से रिवाइज करें और जितना हो सके इसको स्टडी करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आएगा। इसको लर्न करने से नहीं हो पाएगा, आपको पहले इसको लर्न करना पड़ेगा, रूल्स को समझना पड़ेगा, लेकिन फिर उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ट्राई टू डू एज मोर एज प्रैक्टिस। थैंक यू।